अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्टॉक टेक वगैरह हुए हैं प्रॉपर? अच्छा, लेकिन वैसे दोस्तों हैं प्रॉपर स्टॉक आउट, यानी ये लॉकडाउन का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। क्वेश्चन 4 पढ़ लें। हाँ जी, इसमें मैंने वो इन्वेंट्री भी डाल दी। अच्छा, इसको अभी जो मैंने बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल एसेट जो पता है इम्पेयर्ड है तो उसको पहले इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर लें, उसके बाद सीजीयू पे आएँ। मैंने फिर कहा था कि इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, तो मैं अभी जो बोर्ड पे कर रहा हूँ वो कंबाइन ही कर रहा हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है ना, जो अपलोड हुआ हुआ है, अपलोड होगा वो, तो उसमें मैंने अलग अलग ही किया हुआ है, तो दोनों वैरायटियाँ सामने आ जाएंगी।
क्या क्या करंट? हंड्रेड, 4000। बल्कि हाँ, इसमें एक चीज, सॉरी, हम इन्वेंट्री पे पहले प्रॉपर IS2 तो लगा लें। हम इन्वेंट्री पे पहले प्रॉपर IS2 तो लगा लें। क्या है IS2? कि अगर कॉस्ट और NRV में से जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड करें। तो पहले IS2 लगा लें। तो इन्वेंट्री कितने पे लिखें? 95, 3995। ये हो गई कैरिंग अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट 795। ये जो इन्वेंट्री को रखा था सिर्फ इसलिए कैरिंग अमाउंट में रखा था क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट में यकीनन इसका इम्पैक्ट होगा। कैसे पता चल रहा है? सवाल में अगर CGU में शामिल करके दिया हुआ है तो बस ठीक है, शामिल करके दिया हुआ है। मकसद सिर्फ ये लॉस निकालना था बस। अदरवाइज इस 795 में से इन्वेंट्री को चार्ज कुछ नहीं करना। उम्मीद तो यही है कि जब एसेट्स की लिस्ट होगी तो उसमें इन्वेंट्री है, इसका मतलब वो शामिल करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में क्यों होगा? ठीक है, नोट देके शामिल कर लें। इसको लॉस तो नहीं डलना क्योंकि ये IS36 तो उस पर नहीं लगने लगा। दूसरा नंबर नहीं, सॉरी, पहला नंबर वो एसेट जो कंफर्म इम्पेयर्ड है। प्लांट में से एक प्लांट है जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 120 और ये अभी अभी कुछ अर्सा पहले इसको आग लग गई और ये बड़ा शदीद किस्म का जख्मी हो गया और ऐसा जख्मी हुआ कि बस इसको फेंकना ही है, बिल्कुल फारेग है। इसकी रिकवरेबल अमाउंट जीरो, जीरो, बिल्कुल फारेग, कुछ भी नहीं मिलना, बियॉन्ड रिपेयर्स। तो रिकवरेबल अमाउंट जीरो है यानी कंफर्म इंपेयर्ड है। कितना? तो इस प्लांट को 120 तो अभी सीधा सीधा हम लॉस चार्ज कर देंगे। यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लांट है, मशीनरी और भी हैं। एक तो 120 इसी को सीधा सीधा आ गया। अब अगला नंबर गुडविल का। गुडविल को चार्ज हो जाएगा 100। अब बाकियों पे आते हैं। अच्छा, अब जब बाकियों पे आएंगे ना तो उसमें लैंड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? तो इसको भी नहीं करना, यही से पता चल रहा है इसको नहीं करना। तो बाकियों में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, हजार 400। प्लांट एंड मशीनरी कितनी लिखूं? क्योंकि 1500 में से 120 वाला ऐसा था जो पूरा एम्पेयर हो गया फर्क, उसके अलावा उसको तो कर लिया जो चार्ज करना था, अब उसके अलावा जो बाकी है उनको करना है। 1380 और लॉस बांटना है 575। टू 85, 83।
तो लैंड में कोई नहीं, बिल्डिंग में 207, प्लांट में 120 एक है और 285 एक है, 405 और इक्विपमेंट में 83। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका होमवर्क। अभी क्लास चल रही है, इस्लामी कलमात नहीं है, वैसे कहा है, ये होमवर्क है। अच्छी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ पे लिमिट लगेगी, फिर वैल्यूज भी निकालनी है। अच्छा है सवाल, ये FAR 2 में आया था, लेकिन अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। और फिजिकल क्लासेस में ये होता था कि जिन्होंने मुझसे BFD पढ़ा हुआ है, मैं होमवर्क पर फाइन रखता था, जो होमवर्क नहीं करता था वो फाइन देता था। अब ऑनलाइन में मैं क्या फाइन रखूँगा, तो ऑनलाइन का मेरे ध्यान में ये आइडिया आया कि जिसने होमवर्क किया होगा तो उसके लिए फिर मैं एक दुआ कर लिया करूँ, और उसमें मैं अल्लाह ताला को बताऊंगा कि अल्लाह ताला ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए हैं जो होमवर्क कर रहे हैं। तो फाइन ना सही, अब ये करूंगा कि जो होमवर्क करके आएगा वो अपने आप को उस दुआ में शामिल समझे, जिसने होमवर्क नहीं किया होगा वो एक्सक्लूडेड है। तो इसके लिए दुआओं वाला रास्ता निकाल लेते हैं। तो अगर दुआएं चाहिए, रोज की एक दुआ, तो होमवर्क करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करके आइएगा, सॉल्यूशन ले जाना मुझसे जाते हुए। चलें अब नोट्स पे वापस आ जाए। ये अभी फिलहाल के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी थी जिसके लिए मैंने जगह छुड़वाई हुई थी। अब नोट्स पे वापस आ जाते हैं। जब गुडविल परचेज्ड होती है तो वो एक एसेट शो होगी। FAR 2 में कंसोलिडेशन पढ़ी हुई आपने, तो कंसोलिडेशन में गुडविल होती थी। और ये IS जो है ना, IS 36, ये इंडिविजुअल कंपनीज पे भी लग रहा है और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी लग रहा है। तो अगर इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IS 36 लगना था, लग गया। अब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ग्रुप, उसमें IS 36 दोबारा भी लग रहा होगा। ये जब मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा ना, तो हम इसकी कंसोलिडेशन में IS 36 फिर देखेंगे। तो आप चाहे ये समझ लें कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल आ रही है, चाहे आप ये समझ लें कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई 2-3 फैक्ट्रीज खरीदी थी किसी से, उन पे हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे गुडविल के तौर पे, तो वो परचेज गुडविल हमारी बुक्स में आ रही है। हो सकता है कि परचेज्ड गुडविल हमने किसी कंपनी से उसके 2-3 फैक्ट्रीज को खरीदा था, चूंकि उनका काम स्टैब्लिश था, हमने उनका लगा लगाया काम खरीदा। अच्छा, ये हमने वो फैक्ट्रीज खरीदी हैं, कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, यानी वो सब्सिडरी भी नहीं बात कर रहा। हमने किसी बिजनेस के ऑपरेशंस 3-4 फैक्ट्रीज थी वो खरीद ली और उन पे अच्छे नाम की वजह से उनको गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो ये परचेज गुडविल हो गई। 3 फैक्ट्रीज थी उस बिजनेस की जिनसे हमने वो तीनों फैक्ट्रीज खरीदी, और उन तीनों के लिए एक इकट्ठे हमने गुडविल पे कर दी। अगर वो तीनों फैक्ट्रीज अलग अलग CGU हैं तो गुडविल को उन तीनों में बांटना पड़ेगा फिर, क्योंकि गुडविल कंबाइंड उन तीनों से रिलेटेड थी, जबकि हमने हर CGU को अलग अलग कह के ये काम उसके साथ करना है, तो हमें गुडविल को उन CGUs में बांटना पड़ेगा। अब ये एक इंडिविजुअल कंपनी में भी हो सकती है बात, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बात हो सकती है। कंसोलिडेशन में भी IS 36 लग रहा होता है। तो अगर जो गुडविल है और वो गुडविल मल्टीपल CGUs से रिलेटेड हो सकती है, तो हमें CGUs की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए गुडविल उनमें बांटनी पड़ेगी। अब इसको कैसे बांटना है, इसके लिए मैनेजमेंट ने कोई ना कोई तरीका ढूंढना है, किसी ना किसी तरीके से बांटा जाता है। बहरहाल कल प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें ये तरीका भी सामने आ जाएगा। तो अब वो जो बांटने का तरीका है वो कल वाली प्रैक्टिस में आएगा, लेकिन कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह से गुडविल को CGUs में बांटा जाएगा। तो हो सकता है बांटा जाए, लेकिन हो सकता है कि नहीं बांटी जा सके। तो ये जो पेज 6 के एंड पे गुडविल की हेडिंग है, पेज 6 के एंड पे,
नोट्स में पेज 6 के एंड पे जो गुडविल की हेडिंग है, इसमें देखिए एलोकेटिंग गुडविल टू सीजीयूज, इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लें। कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए बिजनेस जो खरीदा जाता है। हमने जैसे ये कॉलेज है एक, इन्होंने अगर कोई और कॉलेज खरीद लिया, इसी एजुकेशन में कोई और कॉलेज खरीद लिया, तो अब इन्होंने जब एक और कॉलेज खरीदा तो जो इस कॉलेज के कस्टमर थे 500, जो उस कॉलेज के कस्टमर थे 400, लेकिन चूंकि बिजनेस एक्सपेंड कर गया तो हो सकता है 50 और नए लोग भी आ जाएं। ये सिनर्जी। पढ़ लिया? अच्छा, जो पॉइंट 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये पूछा नहीं आपने, इसका मतलब है कि हम इस 500 मिलियन को, चूंकि 4 सीजीयूज हैं तो हमें इस 500 को इन चारों में बांटना है। हो सकता है ये 4 में बट जाए, ये भी हो सकता है कि इन 2 में बटे 300 और इन 2 में बटे 200। ये जो गुडविल है हो सकता है ग्रुप्स ऑफ सीजीयू में बंट रही हो, यानी इनके अंदर नहीं बंट सकती, लेकिन इन दोनों से रिलेटेड 300 है, ये हो सकती है। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ कि हो सकता है गुडविल हर सीजीयू में बटने की बजाय ग्रुप ऑफ सीजीयूज में बंट जाए। नहीं, इसका और हल है, वो कॉर्पोरेट एसेट्स पढ़ाने के बाद बता सकूंगा। अच्छा, अगले पेज पे आए। टेस्टिंग कैश जनरेटिंग यूनिट विद गुडविल फॉर इम्पेयरमेंट। पॉइंट 1 पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है। पॉइंट 2 पढ़ें। पॉइंट 2 इसमें समझाने वाली बात है। बल्कि चलें पॉइंट 1 भी पढ़ लेना, बल्कि पहले सुन लें फिर पढ़ लेना, टाइम कम लगेगा। पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर सीजीयू को गुडविल एलोकेट नहीं हो सकी, गुडविल है इनसे रिलेटेड लेकिन बस एलोकेट नहीं हो सकी, कोई नई बेसिस बन पा रही, तो इस सीजीयू को इंपेयरमेंट टेस्ट कब करना चाहिए? एसेट के बारे में क्या पढ़ाते हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट कब करते हैं? उन एनुअली वालों को छोड़ के, जब कंडीशन नहीं, इंडिकेशन, जब इंडिकेशन हो। तो जिनको गुडविल नहीं जा सकी उन सीजीयूज को जब इंडिकेशन होंगी तो इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर गुडविल इनमें बंट गई जैसे ये था, तो अब सीजीयू की इंपेयरमेंट जब सिम्टम्स हो तब भी करेंगे, वरना एनुअली तो करेंगे ही करेंगे। दोबारा,
अगर गुडविल सीजीयू को नहीं बट सकी, ये इनको गुडविल नहीं बट सकी, इससे ऊपर ऊपर है ना, कहा है कि इन दोनों की 300 है, ये नहीं कहा कि सीजीयू 1 में कितनी है 2 में कितनी है। गुडविल नहीं बट सकी तो सीजीयू 1 को इंपेयर टेस्ट कब किया जाए, जब इंडिकेशन हो। सीजीयू 2 को इंपेयरमेंट टेस्ट कब किया जाए, जब इंडिकेशन हो। और उनमें गुडविल नहीं आ रही होगी क्योंकि बंट ही नहीं सकी, तब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे जब इंडिकेशन होंगी। लेकिन अगर बंट चुकी है यानी ये, तो फिर इस सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली भी किया करेंगे और उसके अलावा जब इंडिकेशन हो तब भी किया करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें गुडविल आ चुकी हुई है, तो इस मनूस की वजह से हर साल भी करनी पड़ेगी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। 2 दफा 4 दफा भी हो सकती। अब ये पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें। ये याद रखें कि अगर गुडविल सीजीयू में बढ़ चुकी है तो हम इसको एनुअली भी करेंगे और जब इंडिकेशन देंगे तब भी। और अगर नहीं बढ़ी फिर तब करेंगे जब इंडिकेशन देंगे। ठीक है। अच्छा, अब कराऊंगा तो सवाल में, लेकिन वैसे बता रहा हूं तरीका क्या होता है। अगर ये 500 इन सीजीयूज में बंट गई होती तो फिर ये होता जो यहां किया। लेकिन अगर ये 500 में नहीं बंट सकी, हाँ ये जरूर पहचान हो गई कि इनसे रिलेटेड 300 है और इनसे रिलेटेड 200 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के पहले इन दोनों को इंडिविजुअली इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। सीजीयू 1 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलहदा होगी, सीजीयू 2 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलहदा होगी। जिसको इंपेयरमेंट है उसको चार्ज कर देंगे, जिसकी इंपेयरमेंट नहीं है उसको चार्ज नहीं करेंगे। पहले इंडिविजुअल सीजीयूज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेंगे, हो गई। अब ग्रुप ऑफ सीजीयूज बनाएंगे, ये दोनों एक ग्रुप है और इन दोनों में साथ गुडविल कितनी आ गई, 300। अब इस बड़े ग्रुप की फिर से इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। ये बात दोबारा सुने, इसकी प्रैक्टिस कल होगी इसलिए भी जबानी है। सीजीयू 1 ये भी लाहौर में है, ये भी लाहौर में है, ये कराची है। तो हमने जो गुडविल जो कि इन चारों सीजीयू से कहीं ना कहीं लिंक थी लेकिन इनमें बंट नहीं सक रही थी, कोई मसला होगा नहीं बंट सक रही, तो फिर हमने इस 500 को तोड़ा के 300 लाहौर वाले दोनों से लिंक्ड है और 200 दोनों कराची वालों से लिंक्ड है। अब ये सीजी 1 और 2 में मजीद डिवाइड नहीं हो पाई है, वरना अगर डिवाइड हो जाती तो फिर ये शक्ल बन जाती। डिवाइड नहीं हो सकी, लेकिन इतना पता है कि ये 300 इस ग्रुप से रिलेटेड है। सीजीयू 1 और सीजीयू 2 को मिला के एक लाहौर ग्रुप बन गया, ये 200 कराची ग्रुप से रिलेटेड। पहले सीजीयू 1 इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, सीजीयू 2 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग होगी, ये अलग अलग टेस्ट हो गए। अब हो सकता है किसी एक पे लॉस हो, किसी पे ना हो सकता है दोनों पे, हो सकता है दोनों पे ना हो। हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया ऐसे। फिर एक और टेस्टिंग की जिसमें इन तीनों को मिला के एक ग्रुप ऑफ सीजीयूज कह दिया, जिसमें सीजीयू 1, सीजीयू 2, गुडविल, 3 चीजें आ रही हैं। और इस बड़े का रिकवरेबल अमाउंट और इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया, फिर लॉस निकला। यानी आप समझिए कि अब जब ये ग्रुप की हम पेमेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे ना,
तो उसकी शक्ल बनेगी CGU1, CGU2, गुडविल, इनकी टोटल कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, लॉस। फिर लॉस कैसे बटेगा? पहले गुडविल को, फिर CGU1, CGU2 को प्रोपोर्शनेटली। तो इसमें भी लिमिटेशन हो सकती है। बिल्कुल, यानी जो विद इन अ CGU सीखा ना, जब CGUs को इंडिविजुअली कर चुके होंगे फिर इनका ग्रुप बनेगा और अब उस ग्रुप के अंदर 300 आ रही होगी, तो फिर उस पूरे ग्रुप की इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऐसे ही होगी जैसे एक CGU की कर रहे होते हैं। और ये सारा क्यों करना पड़ रहा है? गुडविल की वजह से, क्योंकि वो इनमें नहीं बंट पा रही थी, इस वजह से करना पड़ रहा। ठीक है, बात समझ आई? ये जो टाइमिंग ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट में 4 पॉइंट्स लिखे हुए, ये चारों पढ़ लें। जब भी गुडविल नहीं बटी, हमें ये पता होगा कि इस 2 सीजीयू से ये रिलेटेड है, फिर हमने 3 काम कर दिए। तो पहले उनको इंपेयरमेंट टेस्ट अलग-अलग करेंगे, फिर उनके बाद तीनों को कंबाइन करके फिर दोबारा इंपेयरमेंट टेस्ट होगा। अब ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इनमें पहला तीसरे से रिलेटेड है और दूसरा चौथे से रिलेटेड है। यानी पहले पहला पढ़े, फिर तीसरा पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, फिर चौथा पढ़े। पहला चौथे से तीसरे से। तरतीब तो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि IAS में पैराग्राफ इस तरतीब से लिखे हुए हैं, लेकिन वैसे समझने के एतबार से पहला तीसरे से जोड़ लें और दूसरा चौथे से जोड़ लें। सर, ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है गुडविल हैज बीन एलोकेटेड, सर इसमें गुडविल एलोकेट हो चुकी है या सिर्फ ये पता है कि इसकी 300 आ रही है? क्या हुआ? सर, ये जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि गुडविल हैज बीन एलोकेटेड, तो सर ये सीजीयू नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ सही है, ये 300 की बात हो रही है। सिमिलरली इफ द कैश जनरेटिंग यूनिट्स कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स, यानी लाहौर, to which 300 has been allocated. पॉइंट 1 का मतलब है कि अगर हम CGU की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें बीच में कोई एसेट ऐसा है जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए, तो पहले उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, बाद में गुडविल CGU की होगी। पॉइंट 3 में लिखा हुआ है इसी की कंटिन्यूटी कि अगर वो एक एसेट लगता है कि इंपेयर्ड है तो पहले इसको लॉस चार्ज करें, ये उसके बाद फिर CGU की इंपेयरमेंट करें। ये 1 और 3 वो है जो ऑलरेडी इस सवाल में कर लिया। पॉइंट 1 और 3 वो है जो ऑलरेडी सवाल में कर लिया। 1 का मतलब है कि जब आप एक CGU की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल की भी टेस्टिंग की जरूरत शायद पड़ रही है, तो पहले उस इंडिविजुअल की टेस्टिंग कर लें, उसके बाद CGU की टेस्टिंग करें। अच्छा, सवाल करने में ये कंबाइन भी हो सकता है, ये किया है मैंने। IAS कह रहा है कि अलग अलग करो, लेकिन सवाल करने में कंबाइन हो सकता है।
दूसरा और चौथा पॉइंट ये है कि जब ये ग्रुप ऑफ सीजीयूज, लाहौर ग्रुप, कराची ग्रुप, जिसको गुडविल एलोकेट हो चुकी है, पहले इन सीजीयूज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, और पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि बाद में इस पूरे की ये पॉइंट 2 और 4 कंबाइन ना, वो इस लाहौर ग्रुप और कराची ग्रुप की बात कर रहा है। इसकी समरी ये याद रख लें कि अगर एक सीजीयू का सवाल है और उसमें गुडविल बंटी हुई मिली हुई है तो वही जो भी पिछले 3 सवालों से कर रहे हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा सीजीयूज हैं और गुडविल उनमें नहीं बंट पा रही तो पहले इंडिविजुअल सीजीयूज को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल भी फिर ज्यादा नंबरों का होगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं पास्ट पेपर में। पहले हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, जब ये अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे फिर लाहौर ग्रुप बनाएंगे जिसमें CGU1 की कैरिंग अमाउंट, CGU2 की कैरिंग अमाउंट, गुडविल की कैरिंग अमाउंट, और फिर एक तीसरी इंपेयरमेंट होगी जिसमें ये 3 चीजें आ रही होंगी। ये समरी है इसकी। इसी पेज पे नीचे आए, कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट एसेट्स होते हैं हेड ऑफिस। एक तो है ना सीजीयूज, जिसको हमने मिसालें दी थी कि फैक्ट्री सीजीयू हैं, लेकिन उस बिजनेस के हेड ऑफिस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पंजाब ग्रुप की मिसाल दी थी, तो पंजाब ग्रुप के हर कैंपस को हम कह देते हैं सीजीयू है, लेकिन पंजाब ग्रुप का एक हेड ऑफिस भी है जो पूरे ग्रुप को देख रहा है। तो वो जो हेड ऑफिस है वो कॉर्पोरेट एसेट्स कहलाते हैं। कॉर्पोरेट एसेट्स के साथ यही गुडविल वाला सलूक होता है। जो गुडविल के साथ सलूक था ना, वो कॉर्पोरेट एसेट्स के साथ होता है। कैसे? पहले तो कोशिश की जाती है, अच्छा अब कॉर्पोरेट एसेट्स यानी हेड ऑफिस इन चारों से रिलेटेड है ना। पहले तो एक कोशिश की जाती है कि हेड ऑफिस के सारे एसेट्स को इन चारों में टुकड़े कर करके बांट दें। कॉर्पोरेट एसेट्स, अब इस गुडविल की जगह मैं कॉर्पोरेट एसेट्स लिख देता हूं। कॉर्पोरेट एसेट्स क्या है? हेड ऑफिस, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। ये कैश जनरेट कर रहे हैं? नहीं, ये किसी सीजीयू का भी हिस्सा नहीं है। तो इन बेचारों के लिए इनको सारे सीजीयूज में फिट करना पड़ेगा। अगर तो फिट हो जाते हैं, अभी सिखाता हूं, अगर फिट हो गए यानी इस 500 मिलियन में से 50 इधर आ गया, 120 इधर आ गया, 150 उधर आ गया, 70 उधर आ गया, तो अब ये सीजीयू का ऐसा ही हिस्सा बन गए जैसे ये है। यानी सीजीयू के अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग, अब वो इस लिस्ट में आ जाएगा और ऐसी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी जैसे पहले कर रहे थे। बिल्डिंग आ रही है उसमें शामिल है, अलग से और बिल्डिंग हो गया। फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग, अब वो इस लिस्ट में आ गया। अब उसके साथ वही सलूक होगा जो बाकियों के साथ होगा। तो कॉर्पोरेट एसेट्स को सीजीयूज में बांटना पड़ेगा। जब बंट जाएंगे तो फिर ये सीजीयूज की बाकी एसेट्स की तरह लाइन में खड़े हो जाएंगे, और जिस तरह बाकियों के साथ लॉस बंट रहा है उनको भी लॉस बंटेगा। लेकिन अगर ये नहीं बंट पाएंगे तो फिर गुडविल की तरह इनके साथ सलूक करना पड़ेगा। ये नहीं बंट पाएंगे वाली बात कल, बंट सकेंगे ये अभी बताने लगा। तो अगर कॉर्पोरेट एसेट्स सीजीयूज में बंट सकते हैं तो हम बांटेंगे, और उस लिस्ट के अंदर कॉर्पोरेट एसेट्स भी लिस्ट में लग जाएंगे, और फिर ये वैसा ही सवाल बन जाएगा जैसे पहले कर रहे थे। कॉर्पोरेट एसेट्स में पॉइंट 1, 2 और 3 का ए ये बता दिया। पॉइंट 1, 2 और 3 का ए।
ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, ये ऐश जनरेटिंग यूनिट है। ईडीपी इक्विपमेंट अच्छा, वो याद आया, कल मैं आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने उसमें वो ग्रिड में लिखा था ना कि इस पहले में से एक सवाल आएगा, दूसरे में से 3-4 आएंगे, फिर तीसरे में से एक आएगा, और अब 5-5 सवाल ही आ रहे हैं। उससे पहले 6-7 भी आते थे। तो वो मेरे जहन से निकल गया था, ये अब आएंगे ही 5, अब 5 सवाल ही होंगे। ये आई कैप ने जो रूल्स वो होते हैं, एग्जाम गाइडेंस देते हैं हर दफ़ा ना, तो वो इस साल जो गाइडेंस दी थी वो 5 ही सवाल आया करेंगे, यानी पहले में से पहला एक, तीसरे में से एक, और 3 दूसरे में से, तो 5 सवाल ही आएंगे। 4 भी हो सकते हैं लेकिन 5। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? ईडीपी पॉइंट 2 में ईडीपी इक्विपमेंट ये ईडीपी के ऊपर होता होगा, ये सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग जो होती होगी। जी जी जी, नहीं पता चलेगा, हेड ऑफिस भी कह सकता है। थ्री बी नहीं बताया मैंने भी, मतलब बताया था लेकिन मैंने कहा था कल इस पे बात करेंगे। कर लिए? अच्छा, अब इसको ये जो है ना कि कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटना है, ये बांटना आपके स्कोप में है। कैसे? आईएएस में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि रीजनेबल बेसिस पे बांटे जा सकते हैं। अब वो रीजनेबल बेसिस क्या है? आईएएस में ना एक तो होता है पार्ट ए, जो ओरिजिनल आई, जो आप लोग ओरिजिनल आईएफआरएस जब खरीदेंगे ना, मैं इनकरेज करता हूं कि आप लोग आईएएस ओरिजिनल जरूर पढ़ें, क्योंकि पेपर में ले जाना अलाउड है, और जब पेपर में ले जाना अलाउड है तो क्यों ना उससे फायदा उठाएं। फायदा क्या है? इस तरह की छोटी मोटी बारीक बातें जो भूल गई होती हैं, वैसे तो आप ये सारा याद करके जाएं लेकिन भूल जाती हैं चीजें, तो आप क्यों रिस्क लेते हैं भूलने का? आप वहीं पर पेपर में स्टैंडर्ड खोलना और देख लेना। लेकिन पेपर में स्टैंडर्ड खोलने का फायदा तब होगा अगर जिंदगी में कभी स्टैंडर्ड खोला होगा तो इसलिए आई इनकरेज कि आप लोग ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ा करें। मैंने जब एक आईएएस पढ़ा दिया, जैसे आईएएस 36 इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा, अब आप आईएएस 36 पूरा खुद पढ़ें ओरिजिनल, फायदा होगा। हाँ, उसमें कोई मसले होंगे तो वो क्लास में नहीं बता सकता, वो पर्सनल है, वो आप अलग से पूछिएगा। लेकिन जब भी मैं कोई आईएएस खत्म कर दूं तो आपने फिर उसको पूरा पढ़ना है। अच्छा, आईएएस में तो एक होता है पार्ट ए जिसमें ओरिजिनल आईएएस होता है, उसके अलावा जो पार्ट बी है उसमें फिर इसकी कहानी होती है कि स्टैंडर्ड क्यों बना था, कब बना था, फिर चेंजेस हुई थी तो क्यों चेंजेस हुई थी, फिर कौन कौन लोग इसमें सारे शामिल थे कमेटी के अंदर, और ज़रूरी चीज़ एक होती है इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, जो आईएएस लिखने वालों ने खुद क्वेश्चंस बना बना के समझाने के लिए, जिस तरह एग्जाम्पल्स होती है ना, वो उन्होंने खुद बनाए होते हैं। तो इसकी एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जिसमें यह सिखाया हुआ है कि कॉर्पोरेट एसेट्स को कैसे बांटना है। आईएएस में क्या लिखा है? आईएएस में लिखा हुआ है कि रीजनेबल तरीके से बांटना है। अब वो रीजनेबल तरीका क्या है? तो आईएएस वालों ने ही अपने स्टैंडर्ड का हिस्सा बना के एक एग्जाम्पल डाल दी, तो हमारे लिए फिर वही गाइडेंस है।
कि वही रीजनेबल तरीका है। तो वो रीजनेबल तरीका क्या है वो आपको सिखाता हूं और एक सवाल से सिखाता हूं। ये जो मैंने सवाल दिए हैं इनमें से क्वेश्चन 6 पढ़ लें। ये रिलेटिव बताया कि एलोकेट हो सकती है। जी जी पढ़ लिया, करूं शुरू। अब ये ना बड़ा सवाल है, ये एग्जाम में ये बड़े सवाल है, इसमें 2-3 सीजीयूज, तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, 15 16 17 इस तरह से नंबर। ये रीसेंट अटेम्प्ट यानी जो दिसंबर 19 थी, क्योंकि जून 20 तो नहीं हो सकी, तो उसमें ये आया था, तो इस दफा शायद थोड़े चांसेस के कम हो जाए। पिछली 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट्स में 3 दफा आया गालिबन। अच्छा जी, 3 सीजीयूज हैं और इन तीनों सीजीयूज की एक्सपोर्ट सेल्स हैं। तो जो इनके कैश फ्लोज बताए हुए हैं वो डॉलर्स में बताए हुए हैं, और कल सिखाया था कि अगर कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में निकाले जाएं तो पहले उनकी डिस्काउंटिंग होगी, फिर जो वैल्यू यूज निकलेगी वो स्पॉट रेट, किस दिन का रेट, जिस दिन वैल्यू यूज निकाल रहे हैं उस दिन के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होगी। ये मैंने वो वैल्यू यूज निकालते हुए कल बताया था। तो हम इन तीनों सीजीयूज की वैल्यू यूज निकाल लेते हैं। तीनों की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी अवेलेबल है, तीनों की कैरिंग अमाउंट भी है, और तीनों की वैल्यू यूज के लिए डाटा है। तो वैल्यू यूज निकाल लेते हैं। पहले मैं वैल्यू यूज निकाल रहा हूं। CGU1, CGU2, CGU3। अब ये डिस्काउंटिंग आप बेशक खुद कर लें, लेकिन चूंकि फॉरेन करेंसी है इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूं। कैश लॉस कितने? 2.2। अब ये सब डॉलर में है, 2.8। और चूंकि ये हर साल बराबर है तो एनवीटी डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। एनवीटी डिस्काउंटिंग के लिए इसके लिए फैक्टर होगा 1 माइनस 1 प्लस कितने परसेंट? 12% ना, माइनस कितना, पावर कितनी, ये कितने साल तक कमा के देगा हर साल? 2.2।
जितनी इसकी लाइफ है 5 साल, 5। CGU2 कितने साल तक कमा के देगा 2.8? इसका फैक्टर है 1 - 1 प्लस 12% पावर -10। और तीसरा CGU 1 - 1 प्लस 12% पावर -4 है शायद, 12%। ये हो गए इनकी एन्युटी फैक्टर। तो इनकी डॉलर में वैल्यू इन यूज बन गई 7.93। 15.82। वन पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं रुपीज़ में, क्योंकि हमने तो रुपीज़ चाहिए। तो वैल्यू इन यूज़ रुपीज़ में कैसे निकलेगी? किस रेट से मल्टीप्लाई करें? कौन सा है? हम ये काम कब कर रहे हैं? 30 जून 20। तो 30 जून 20 पे क्या रेट था? 160। तो इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए आ जाएंगे। वन टू सिक्स नाइन पॉइंट, खैर है मिलियन है, बता दें पॉइंट्स में। पॉइंट 8 से आगे भी 2531.2। ये हो गई वैल्यू इन यूज। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, इसकी कितनी है? CGU1 की 800, इसकी 2300, इसकी 150। तो हमें रिकवरेबल अमाउंट मिल गई, रिकवरेबल अमाउंट 1268.8, 2531.2 और 193.6। ये इन तीनों CGUs की रिकवरेबल अमाउंट आ गई। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? हमने कैरिंग अमाउंट्स बतानी है आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस, यानी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। रिकवरेबल अमाउंट निकल आई, अब कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। कैरिंग अमाउंट के बारे में कहा है कि कारपोरेट एसेट्स एलोकेट हो सकते हैं। अब इसकी साइंस समझिएगा। कैरिंग अमाउंट निकालने लगा, कैरिंग अमाउंट्स निकालने लगा। CGU1, CGU2 और CGU3 कैरिंग अमाउंट्स निकाल रहा हूं मैं। जो CGU के अपने एसेट्स हैं कितने कितने हैं? 1200 है शायद, 1200, 2500 और 300। ये इनके अपने एसेट्स हैं और इनमें हमने कॉर्पोरेट एसेट्स को एलोकेट करना है। क्या क्या है कॉर्पोरेट एसेट्स? व्हीकल्स हैं, हेड ऑफिस बिल्डिंग है, और इनको हमने तीनों में बांटना है। ये मतलब है ना एलोकेट करने का। तो हेड ऑफिस की व्हीकल नहीं हो सकती? हेड ऑफिस उसकी एक बेहतर मिसाल है, वरना कॉर्पोरेट एसेट्स हैं जो पूरे बिजनेस के कुछ कॉमन एसेट्स होते हैं।
अब हमने इन तीनों को इन तीनों में बांटना है। इसके लिए क्या बेसिस हैं? रीजनेबल बेसिस। अब वो रीजनेबल बेसिस क्या है, इसके लिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में एक साइंस समझाई हुई है, वो साइंस मैं आपको समझाता हूं। ये मिटा दूं? अगर एक इससे हट के बात कर रहा हूं, एक हेड ऑफिस की बिल्डिंग 500 मिलियन की, CGU 1 1000 मिलियन और CGU 2 1000 मिलियन, इसको इन दोनों CGUs में बांटने का रीजनेबल तरीका क्या हो सकता है? प्रोपोर्शनेट कर दे, और बज़ाहिर क्या लग रहा है कि दोनों में इक्वल बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो रीजनेबल बेसिस है ना, और जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में समझाई हुई है, उसकी साइंस समझें। CGU 1 के एसेट्स 5 साल चलेंगे और CGU 3 के एसेट्स 15 साल चलेंगे। इन्होंने इस CGU 2 के जितना अरसा काम आना है, उतने अरसे में 3 दफा CGU 1 के काम आ जाएंगे। CGU 1 खत्म होगा, फिर नए खरीदेंगे, फिर वो 5 साल उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर CGU 1 के 5 साल खत्म हो जाएंगे, फिर नए खरीदेंगे, फिर वो 5 साल इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जितनी देर इस CGU 2 ने इनका फायदा लेना है, CGU 1 3 दफा उसका फायदा ले जाएगा। इसकी एक मिसाल मेरे ज़हन में आई। दो बच्चों में कुछ चॉकलेट या कोई खीर बांट रहे हैं। अब एक जो है वो बेचारा स्लो खाता है, वो 10 मिनट लगा के एक प्याला खाली करेगा। उसका जो भाई है वो जल्दी जल्दी खाता है और वो 10 मिनट में 3 दफा प्याले खा जाएगा। तो अगर खीर इस हिसाब से बांटी जाए कि 10 मिनट का टाइम है, जो जितना खा ले, तो जो बेचारा स्लो खा रहा है तो वो रोएगा कि भाई मेरा क्या कसूर है, मुझसे स्लो खाया जा रहा है, वो उतनी देर में ज्यादा खा गया है, उससे ज्यादा पैसे लें आप, उसने ज्यादा खाया है। अगर आप हमारे दोनों के टाइम देखेंगे सिर्फ, तो हम दोनों ने 10-10 मिनट खाया है, लेकिन वो ज्यादा खा गया है। तो इन एसेट्स को इसने 15 साल में खाना है, इसने 5 साल में खाना है, तो वो 3-3 दफा आगे इनको खा जाएगा। तो इसलिए सिर्फ 1000 की बेस पे बांटेगा तो दोनों में बराबर बराबर बंट जाएगा। हमें इसका भी वेटेज लाना पड़ेगा। ये वेटेज वाली बात समझ आई? वो बताता हूं ना कैसे। तो ये वाला जो 1000 है, ये तो इसको बहुत थोड़ा ही इस्तेमाल कर पाएगा, बाकी इस्तेमाल फिर अगली दफा जो CGU 1 आएगा वो करेगा, फिर जो तीसरी दफा CGU 1 आएगा वो करेगा। तो ये बेचारा तो बस थोड़ी देर इस्तेमाल कर पाएगा। अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन ये उनको ज्यादा देर इस्तेमाल कर पाएगा, ये इनको सिर्फ 5 साल इस्तेमाल कर पाएगा। तो किसको ज्यादा बटना चाहिए? ये इसको। ये 15 साल तक उसको इस्तेमाल करता रहेगा। मैंने जो पहले बात बोली थी ना, वो दूसरे एंगल से बोल रहा हूं। ये 15 साल तक इनको इस्तेमाल करेगा, ये सिर्फ 5 साल तक इस्तेमाल करेगा। इसके बाद तो और लोग आ जाएंगे इस्तेमाल करने वाले। तो हम अभी इस CGU 1 की बात कर रहे हैं, ये तो बेचारा इसको सिर्फ 5 साल इस्तेमाल करेगा। तो ये ज्यादा किसको बंटना चाहिए? इसको।
अब उसको बंटने का जो साइंसी तरीका है वो ये है कि इन कैरिंग अमाउंट्स को इनसे मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 15,000, और अब इस 500 को इस रेशो की बजाय इस रेशो में बांटें ताकि जितना पीरियड इस्तेमाल करना है उसका भी इंपैक्ट आ जाए। ये वो रीजनेबल बेसिस है जिसमें कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटा जाएगा। तो ये जो मैं कैरिंग अमाउंट्स निकाल रहा हूं इनके लिए वर्किंग वन, और वो वर्किंग वन ये होगी कि CGU1, CGU2 और CGU3 इनकी कैरिंग अमाउंट्स हैं 1200, 2500 और 300, और इनकी लाइव्स हैं CGU1 की कितनी है, 5 है शायद, 10 और मल्टीप्लाई कर लें 6,000, 25,000, 1200। ये है रेशो फॉर एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। हमने हमेशा ही ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जी ये मल्टीप्लाई करके कैरी का जी जी, ये तो मैंने सेम इसलिए रखी थी मैंने ताकि आपको ये धोखा दे सकूं कि बराबर बढ़ना चाहिए, सिर्फ इसलिए सेम रखी थी। तो हमने इनको इन 3 में इन रेशो में बांटना है। ये जो लाइफ आपने लिखी है यूजफुल लाइफ लिखी है इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। हाँ जी बताएं, व्हीकल्स की कितनी है कैरिंग अमाउंट? 100, 300 कितनी? 100। तो 100 को इस रेशो में बांटेंगे तो 100 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। एटी 8.63 नहीं यार, अच्छा 18.63। अच्छा, इस रेशियो में बांटने का मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाय
32,200 इंटू ये इंटू ये इंटू ये 3.73। अच्छा, इसी तरह हेड ऑफिस की बिल्डिंग कितनी? तो 300 300 को इस रेशो में बांटे। अच्छा, वैसे टाइम ना जाया करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 100 इस रेशो में बटा हुआ है तो 300 तो फिर 55.89 32.9 लेकिन देख लेना पूरा 300 बन रहा है। 11.9 इक्विपमेंट कितना है? इसको आधा कर लें, इसको आधा कर लें। 47.94 116.46 5.60 ये हो जाएंगी इन CGUs की कैरिंग अमाउंट्स। इनको कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट हो गए। अब ये 3 CGUs के 3 सवाल बन गए। वन थ्री जीरो टू पॉइंट 29 320.52। इनकी रिकवरेबल अमाउंट्स कितनी है वो अभी इससे पहले निकाली थी, अभी निकाली थी, इधर मिटा दी मैंने। CGU1 की 1268.80 CGU2 की 2531.20 253 1.20 193.60 the CGU3 अच्छा, वो ना एक फिगर मुझसे गलत हो गई, कोई नहीं, लाइन वो असल में काम बहुत बढ़ जाएगा, वरना ऐसा करते हैं कि वो ट्रिपल कर लेते हैं 1.3 1.2 0.9 0.8। हाँ, ये जो अभी हमने वैल्यू यूज निकाल, सवाल में एक्सचेंज कर लें। और सर वैसे तो मसला कोई नहीं, आपका अभी काम बढ़ जाएगा तो मैं वो बचाना चाह रहा हूँ। ये जो सवाल है ना, इसमें CGU3 का एनुअल कैश फ्लो क्या लिखा हुआ 2.20 है? 2.20 3 का 0.48 हाँ, इसको 0.8 कर लेते हैं। ये जो बाकी लोग हैं ना, इनको तो मैं अब सही वाली फाइल ही दूंगा, तो उनके सामने आए वो फाइल में ही 0.8 आया होगा। रिकॉर्डिंग तो मैं पहले करा रहा हूँ ना, तो अब आपके सामने मैं फाइल रखूंगा ही सही वाली। तो इस 0.4 को 0.8 कर लें, मसला कोई नहीं है, मैंने सिर्फ आपका काम बचाया। मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि 2 में लॉस और 1 में ना हो, तो वो एक लिंक गलत लग गया था, उसकी वजह से लॉस आ रहा है। तो ये जो नेट एनुअल कैश फ्लो है, इसको 0.4 मिलियन की बजाय 0.8 मिलियन कर लें। तो देखें क्या क्या होगा, आंसर में बताइएगा कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा। 0.8 लिखेंगे तो इस फैक्टर से इसकी पीवी कितनी निकलेगी, सिर्फ CGU3 के अंदर
1.21 थी ना, ये आ जाएगी 2.43, और जब इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 388.74। CGU3 की ना फिगर्स काट के ठीक कर लें, CGU3 की फिगर्स काट के ठीक कर लें। जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट की थी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, 0.4 की जगह 0.8 कर लेना, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो 1.21 आया था उसकी जगह 2.43 आ जाएगा, और जब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 388.74 आ जाएगा। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ये ज़्यादा है, इसलिए रिकवरेबल भी यही निकल आएगी। 388 पॉइंट, चलो 8 कर लेते हैं। काम वही है जो में करके काम वही नहीं है, नए भी हैं। अरे ये तो अपने वाईएस पर आना पड़ा है ना, नए काम भी हैं, ऐसा भी नहीं कि वही काम है सारे। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या आ गया CGU1 में? $33.66। CGU2 में 395.82। और इधर शाबाश, ये जज्बाती आंसर है, कोई लॉस नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। तो ये है इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो हम अभी इससे पहले सवाल कर रहे थे ना, अब ये डबल सवाल हो गया। कैसे? ये दो CGUs हैं, पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे। अब ये डबल सवाल हो गया जो पहले कर रहे थे। अभी करेंगे कि होमवर्क करेंगे?
होमवर्क करे। 2 होमवर्क हो गए फिर, 1.5 बल्कि। प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो अब ये 1.5 सवाल होमवर्क है आपका, इसको पूरा करना है। इसको पूरा कैसे करना है दोबारा सुन लें। अब ये 2 सवाल हो गए ना। CGU1 ये है जिसमें 4 एसेट्स हैं, ये इंपेयरमेंट लॉस है, इनकी रेशियो में बांटना है, देखना है कहीं कोई लिमिट तो नहीं लग रही। इसी तरह ये 4 हैं, इनकी लॉस को रेशियो में बांटना है। लिमिट और मॉडल दोनों चीज सेम होगी। क्या चीज? हाँ, अब गुडविल नहीं है इसमें, गुडविल इसमें नहीं है, लेकिन लिमिट वाली बात वैसे ही लगेगी। तो कोई एसेट अगर पहले इंपेयर हो रहा हो, कंडीशन मीट कर रहा हो, सर पहले उसको इंपेयर तो पहले इसको इंपेयर करेंगे। फिर इसमें स्टॉप में आ सकते हैं, स्टॉप से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तो देखो ना, CGU1 CGU है बस, उसके अंदर क्या क्या है वो नहीं बताया, फिर तो काम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ऑलरेडी डबल सवाल है ये, और वो डबल अब से ऑनवर्ड है। इतनी सारी मेहनत भी तो की है। अच्छा, अब ना बाकी जो पर्दे के उस पार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो पहले वाले 2 लेक्चर थे यानी कल वाले, वो चूंकि ट्रायल के तौर पे पब्लिकली अवेलेबल होंगे सारी दुनिया को, तो मैंने कल ये बात नहीं की थी, वरना फिर ऐसी वो फिर शो लगता है। लेकिन अब चूंकि ये जो लेक्चर अब लोग सुन रहे होंगे, ये सारे वो हैं जिन्होंने आपने हक हलाल के पैसे दे के एडमिशन लिया हुआ है। तो जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, BFD सब पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोगों की और आपको कहूँगा तो मेरी भी दीन में भी हम अगर कुछ तरक्की कर सकें, तो उसके लिए पहले जो लोग जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है BFD स्पेशली, उसमें भी एक तरीका चलाता हूँ जो कि अभी फिज़िकल होंगी तो उसमें भी चलेगा इंशाल्लाह। नहीं तो एक और काम मैंने अभी रिसेंटली कैफ में शुरू किया है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही। हमारी जो दुनिया में ज़िंदगी है, अगर आप किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ठीक है, आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, रिपोर्टिंग बस पढ़ा दी मैंने अभी की। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो हमारा ईमान ये है कि हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, और वो जो दोबारा ज़िंदा होना है उसके बाद फिर मौत नहीं आनी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। तो उसके लिए या तो जन्नत है या दोज़ख है, और जन्नत भी दुनिया की गुजारी हुई ज़िंदगी की बेस पे फ़ैसला होगा, और दोज़ख वो भी दुनिया की गुजारी हुई ज़िंदगी की बेस पे फ़ैसला होगा। और हम बदकिस्मती से ये समझते हैं कि वो बड़ा ही ज़बरदस्त मुसलमान है जो नमाजी है और रोज़े पूरे रखता है, हज किया हुआ है, बस ये इबादात हैं, ये तो फ़र्ज़ हैं, इनका तो पूरा होना ही होना है। आप सिस्टम के दौर में तो मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। ये तो वो इबादात हैं जो बेसिक्स हैं। हालांकि आज हम समझते हैं कि जो नमाजें 5 वक्त की पढ़ रहा है वो टॉप का मुसलमान है। नहीं, वो तो बुनियाद है, ये तो करना ही करना है। आप सिस्टम के दौर में मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। जो मुनाफिक है ना, वो जहन्नुम के सबसे बेसमेंट में होंगे, मुनाफिक सबसे बेसमेंट में होंगे जहन्नुम की, तो वो भी नमाज नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए नमाज, रोज़ा, ज़कात, इनकी तो इम्पोर्टेंस है ही है। इसके अलावा जिससे इंसान का लेवल बढ़ेगा वो है उसके बाकियों के साथ मामलात क्या हैं, जिसमें एक चीज़ होती है इखलाक। एक हदीस का मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं।
तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़िंदगी के मामलात होते हैं। ये मुझे एक अच्छी बुक मिली थी, इसमें जो लोगों के साथ डीलिंग्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे सब्र है, झगड़ा है, खुश अखलाक़ी है, शर्मो हया है, तकब्बुर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनके हवाले से ना कुछ अहादीस, आयात 3-3, 4-4, 5-5 हर टॉपिक से, वो मुझे इस बुक में कंपाइल मिली थी। तो मुझे ये दिल में आया अल्लाह की तौफीक से कि रोज़ आपको इसमें से एक हदीस या एक आयत सुनाता जाऊँगा, तो आपके जो 100 लेक्चर्स हैं उनमें हम 100 हदीसें सुन चुके होंगे, 100 आयात सुन चुके होंगे। और अगर इनको हम अपनी ज़िंदगी में जो सुनते जाएं, और मैं भी और आप भी इस चीज़ की कोशिश करते जाएं कि हाँ अब इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो रिपोर्टिंग पढ़ने के बाद, रिपोर्टिंग के तो चीते हो ही चुके होंगे, लेकिन इंशाल्लाह दीन में भी तरक्की आ चुकी होगी। तो कल चूंकि जो ये फ्रीली अवेलेबल सारी दुनिया को थे, तो मैं सारी दुनिया के सामने ये बात नहीं ला रहा था, सिर्फ वो लोग जो मेरे से पढ़ रहे हैं। वैसे सारी दुनिया के सामने बात आनी चाहिए, लेकिन ऐसी वो ना, फिर वो एक शैतान जहन में डालता है कि कोई एडवर्टाइजिंग टेक्टिक्स या जो भी है, तो मैं सिर्फ रिया की तरफ नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए मैं आज, अब ये जो लेक्चर हैं ये उन्हीं लोगों को पहुंच रहे हैं जो एडमिशन ले चुके हैं। तो आज से इंशाल्लाह हर क्लास में मैं आपको एक हदीस, एक आयत इन्हीं इखलाक के टॉपिक से सुना दिया करूँगा। तो पहले हुस्ने इखलाक के हवाले से सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया है कि बस अल्लाह की रहमत की वजह से आप, यानी आप सिस्टम की बात हो रही है, इनके लिए नर्म मिजाज हैं, और अगर आप तंदखू यानी सख्त दिल होते तो ये आपके इर्द गिर्द से छट जाते। अब यहाँ से ना एक दो बातें पता चल रही हैं कि एक तो अल्लाह ताला ने अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम मिजाज बनाया, तो ये अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत कह रहा है, यानी ये रहमत वाली बात है। तो हम में से जो नरम मिजाज है उस पर अल्लाह की रहमत हुई है। और आगे उसका रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि अगर आप सख्त होते तो ये आपके इर्द गिर्द से छट जाते। तो हमने अगर कोई बात किसी को कहनी है तो हमारा तरीका नरम मिजाजी होना चाहिए। एक तो ये अल्लाह की रहमत है, दूसरा हम जो बात कह रहे हैं उसका असर भी होगा, वरना अगर हम सख्ती से कोई बात कहेंगे तो सुनने वाला उसका असर नहीं लेगा। तो हमें नर्म मिजाज होना है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की रहमत की वजह से आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मिजाज हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।